फूट एंड सीटा एब्सेंट होता है, सिर्फ कैप्सूल पाया जाता है और एक ग्लोबुलर कैप्सूल पाया जाता है इसके अंदर। ठीक है, अगर हम बात करें, स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ मैं आपको अभी। अगर हम इसके स्पोरोफाइट की बात करें तो स्पोरोफाइट सिंपल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है। ये व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। जिसमें एक आउटर लेयर ऑफ सेल्स होती है और ये आउटर लेयर ऑफ सेल्स जो है घेरे रखती है एक मास ऑफ स्पोरोजिनस मदर सेल्स को। ठीक है, इसको बोलेंगे हम एक्सोस्पोरियम। इस पे राइटिंग ठीक से नहीं आ रही है। एक बाहर की तरफ ये लेयर है, इसे बोलेंगे एक्सोस्पोरियम। ठीक है, एक्सोस्पोरियम के अंदर एक मास ऑफ सेल्स पाया जाएगा। इस तरीके से मास ऑफ एंड्रोसाइट मदर सेल या स्पोरोजेनस मदर सेल पाया जाएगा इसके अंदर। इस पे ठीक से ड्रॉ नहीं हो रहा है हाथ क्योंकि सेट नहीं है अभी ठीक से। ठीक है, बस मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि ये एक नया फीचर है जो आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक, ओके मैम। ये व्हाइट बोर्ड भी आप इसमें यूज कर सकते हो, क्या नाम है, जूम में। ठीक है, यस मैम। लेकिन ये कैसे मैं इसका डायग्राम दिखाना चाह रही थी आपको। ये दिखाई दिया?
स्क्रीन शेयर हो रही Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? तो ये स्ट्रक्चर ऑफ इसके मैच्योर स्पोरोफाइट, Yes, ma'am. जिसमें कि एक ग्लोबुलर मास है ऑफ सेल्स, और फूट एंड सीटा जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती, सिर्फ कैप्सूल प्रेजेंट होता है। कैप्सूल की अगर हम बात करें तो कैप्सूल में जो एक्सटर्नल लेयर है, टू सेल्ड लेयर है ये, इसे कैलिपेट्रा बोलते हैं। कर्सर दिख रहा है आपको? ये कैलिपेट्रा Yes, ma'am. है ना? इसके अंदर की तरफ ये स्पोरोजिनस सेल्स का एक मास है। ये स्पोरोजिनस सेल्स जो हैं आफ्टर मियोसिस स्पोर टेट्राएड्स बनाती हैं, और इसी में से कुछ सेल्स स्टेराइल हो जाती हैं, और इन सेल्स को हम नर्स सेल्स का नाम देने लगते हैं। नर्स मतलब जो उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी डेवलपिंग स्पोर सेल्स को। ठीक है, अगर हम सिंगल स्पोर की बात करें तो सिंगल स्पोर जो है इट इज ऑल्सो सिंगल यूनिन्यूक्लिएट यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, जिसमें कि जो बाहर की लेयर है एक वॉल होती है, और अंदर जो है न्यूक्लियस होगा, जो वॉल लेयर्स में डिवाइडेड होगी। सबसे बाहरी तरफ ऑर्नामेंटेड एक्सोस्पोरियम होगी, बीच में मेसोस्पोरियम होगी, और अंदर की तरफ एंडोस्पोरियम होगी। ठीक, ये है। Yes, ma'am. जो कैप्सूल की वॉल है उसके डिजेनरेशन के बाद स्पोर टेट्राएड्स रिलीज हो जाते हैं। स्पोर टेट्राएड्स रिलीज हो जाते हैं, कैलिपेट्रा डिसॉल्व हो जाएगी, उससे बाहर आ जाएंगे, और स्पोर्स जो है फिर जर्मिनेट होकर के नए गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, नए प्लांट को प्रोड्यूस करेंगे। इस तरीके से इसका रिक्शिया का रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। क्लियर? ठीक है, आगे चले। Yes, ma'am. अब बात आती है नए प्लांट की, नए जेनरा की, जिसे हम बोलते हैं मार्केंशिया। ठीक है, मार्केंशिया की अगर हम बात करें मार्केंशिया, अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें मार्केंशिया की, तो ये भी रिक्शिया की तरह एक गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है, प्रोस्टेट है, और डॉर्सीवेंट्रल थैलस को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल रिक्शिया की तरह ही इसकी सारी चीजें हैं। डॉर्सीवेंट्रल है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है, प्रोस्टेट है, और डॉर्सीवेंट्रल है। इसकी सिमेट्री जो है दो सरफेसेस में डिवाइडेड है, डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस। जो डॉर्सल सरफेस है उस पे कई सारे हमें नेकेड आईज से भी देखने पे कुछ रोम्बॉइडल एरियाज या पॉलीगोनल एरियाज दिखाई देंगे, जिसमें हर एक एरिया में सेंटर पे एक पोर होगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें मार्केंशिया के थैलस की, तो मार्केंशिया भी बिल्कुल रिक्शिया की तरह ही थैलर स्ट्रक्चर दिखाता है। इस तरीके से डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, इसकी आपको स्क्रीन दिख रही है? Yes, ma'am. डाइकोटोमसली ब्रांच इसका थैलस होगा, बीच में रिक्शिया की तरह ही एक मिडरिब होगी हर एक उसके। इस तरीके से डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस में डिवाइडेड होगा। एक एपिकल नॉच होगी, एपिकल नॉच, जिसमें आपका जो वो है
एपिकल सेल प्रेजेंट होती है फॉर ग्रोथ। डॉर्सल सरफेस की तरफ इसमें कुछ छोटे छोटे आपको स्पेसिफिक इस तरीके से कप लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, बिल्कुल जैसे स्ट्रक्चर होती है ना एक कप की, इस तरीके से उसकी नेकेड आइज से दिखाई देते हैं। इन कप्स को नाम दिया जाता है जेमा कप, जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वेंट्रल सरफेस की अगर हम बात करें तो वेंट्रल सरफेस पे हमें, जैसे ये बनाऊं अगर मैं, ये वेंट्रल सरफेस हो गई, तो वेंट्रल सरफेस पे पूरी मिडरिप के अलोंग राइजोइड्स पाए जाएंगे और मार्जिन्स के अलोंग वॉयलेट कलर के या पर्पल कलर के स्केल्स पाए जाएंगे, इस तरीके से। ये हैं स्केल्स। ये हैं राइजोइड्स। राइजोइड्स इसमें भी यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है और दो तरीके के हो सकते हैं, ट्यूबरकुलेटेड एंड स्मूथ वॉल्ड। ठीक है, राइजोइड्स भी दो तरीके के हो सकते हैं, ट्यूबरकुलेटेड एंड स्मूथ वॉल्ड। स्केल्स का काम पहले की तरह ही, जैसे रिक्शा में पढ़ा था अभी हमने कि स्केल्स का काम क्या होता है, जो एपिकल एपेक्स है, ग्रोइंग एपेक्स है, उसको प्रोटेक्ट करना स्केल का काम होता है। और जो राइजोइड्स हैं उनका काम वैसे ही जैसे पहले भी पढ़ाया हमने, टू जो आपका वाटर एब्जॉर्ब, हाँ, वाटर एब्जॉर्ब करना। वाटर एब्जॉर्प्शन और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना सिंपली। ठीक है, ठीक है, इतनी बात। आगे चले। यस मैम। ये जो डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड थैलस है, इसमें ही आपके स्पेशल ब्रांचेस पाई जाती हैं जो इसके एपेक्स से, नॉट से निकलती हैं। इन ब्रांचेस पर ही आपके एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनियोफोर्स बोलते हैं इन ब्रांचेस को। और एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया पाए जाते हैं। एंथ्रीडिया ये अम्ब्रेला शेप्ड स्ट्रक्चर है जो 8 लोब्ड होती है। बहुत ही गंदे लिखा हुआ है इसमें। और ये है आर्किगोनिया। ठीक है, क्लियर? आगे चलें। यस मैम। ठीक है, तो जो जो आपका थैलस है उसी में एपिकल एपेक्स की तरफ कुछ स्पेशल ब्रांचेस पाई जाती हैं। इन ब्रांचेस को हम, जिस ब्रांच पे एंथ्रीडिया लगेगा उसे एंथ्रीडियोफोर नाम देंगे और जिस ब्रांच पे आर्किगोनिया लगेगा उसे आर्किगोनियोफोर नाम देंगे। जो एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया है वो डिश शेप स्ट्रक्चर्स हैं। एंथ्रीडियम जो है आपका वो 8 लोब्ड होता है और आर्किगोनियम भी 8 या 9 लोब्ड हो सकता है। एंथ्रीडिया दिखने में बिल्कुल अम्ब्रेला जैसा दिखता है और आर्किगोनिया ऐसा लगता है जैसे एक फूल, सनफ्लावर का फूल खिल जाता है ना, इधर उधर चारों तरफ रेस चली जाती है। आर्किगोनिया दिखने में इसका इस तरीके से लगता है। जो थैलस है वो होमोथेलिक भी हो सकता है और हेट्रोथेलिक भी हो सकता है। होमोथेलिक मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही थैलस पे पाए जाए, और हेट्रोथेलिक मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग थैलस पे पाए जाए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? यस मैम। अब बात करते हैं इसके स्केल्स, राइजोइड्स हो गए, जैमा कप की।
जो जैमा कप है या जैमा कप रिप्रोडक्शन में बताती हूँ, चलो आगे इसको। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कि थैलस इंटरनली दिखने में कैसा लगता है। सिंपल थैलस जो है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर की थैलस की अगर हम बात करें तो जैसे रिक्शा में देखा था कि दो डिफरेंट जोन्स में बटा होता है। एक को बोलते हैं फोटोसिंथेटिक रीजन जो ऊपर की तरफ होता है, और दूसरे को बोलते हैं हम स्टोरेज रीजन। और दूसरा है आपका ये स्टोरेज रीजन। इसी तरीके में जैसे रिक्शा के अंदर देखा था कि दो रीजन्स में डिवाइडेड है। ऊपर की तरफ वाला रीजन जो है वो फोटोसिंथेटिक फिलामेंट से बना हुआ है, जिसमें फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स होते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही जो अपर एपिडर्मिस है वो ब्रोकन है ड्यू टू द फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स, यानी कॉन्टिन्यूस नहीं है। और जो लोअर एपिडर्मिस है वो उसमें से नीचे किसी किसी सेल से राइजॉइड्स, यूनिसेलुलर राइजॉइड्स निकले हुए हैं। तो दो रीजन्स में डिवाइडेड है, फोटोसिंथेटिक एंड स्टोरेज रीजन। अगर हम इसकी बात करें कि दिखता कैसा है ये फोटोसिंथेटिक और स्टोरेज रीजन, तो ये दिखने में इस तरीके से दिखता है। स्क्रीन दिख रही है आपको? यस मैम। ये इंटरनल स्ट्रक्चर इसके थैलस की दिखाई हुई है। इस तरीके से एपिडर्मिस है बाहर की सबसे बाहरी लेयर। उसके अंदर एपिडर्मिस के अंदर कुछ एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं जिसके अंदर ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स हैं, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। और ये जो फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स हैं ये आपके फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। जो स्टोमेटा है वो पोर लाइक स्ट्रक्चर्स के रूप में पाए जाएंगे। इसके नीचे का जो रीजन है वो सारा स्टोरेज रीजन है, ये पेरेन्काइमेटस सेल से बना हुआ है। और उसके नीचे की तरफ एक सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस पाई जाती है। इस एपिडर्मिस से जो लोअर एपिडर्मिस कहलाएगी, इससे मल्टीसेलुलर स्केल्स और स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड्स बाहर की तरफ निकले होंगे। तो इंटरनल स्ट्रक्चर रिक्शिया की तरह ही बहुत सिंपल है। इसका इंटरनली दो रीजन्स में डिवाइडेड है, storage region and the photosynthetic region. Photosynthetic region because of the presence of photosynthetic filaments, ये रीजन जो है फोटोसिंथेसिस के काम आता है। और जो स्टोरेज रीजन है इसके अंदर पेरेन्काइमेटस सेल्स में आपका जो फूड मटेरियल सिंथेसाइज होगा उसका स्टोरेज होता रहेगा। ठीक है। अगर हम इसके यस मैम। कर दो। क्या बोला? रिपीट करने के लिए। रिपीट करना है? क्या चीज रिपीट करनी है? इंटरनल स्ट्रक्चर? बोलिए बेटा। मैम गैमा कप के बाद से आवाज ही नहीं आ रही है। ओहो, मेरे एंड से तो ठीक आवाज आ रही है बेटा। कौन, किसको आवाज नहीं आ रही? आप अपना चेक करो, आप अपना जो भी लिए बैठे हो फोन या सिस्टम जो भी लिए बैठे हो उसको चेक करो एक बार। बाकी लोगों को आवाज आ रही है या किसी को भी नहीं आ रही है? मैम आ रही है। मैम आ रही है। हाँ बेटा, तो एक ही बच्चे के उस पे। हाँ दीपक, क्या बोल रहे हो? मैम जिसको आज नहीं पे लोकेशन चेंज कर लो, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है ना। हाँ देखो, इसके पास सारी चीजों के हल होते हैं। क्यों आदर्श? हाँ जी मैम।
हाँ, उसमें सॉल्यूशन दिया है, अपना लोकेशन चेंज करो। जैसे ये लेट के पढ़ता है तो लेटे हुए हो तो बैठ जाओ, ठीक है। बैठ गए मैम। हाँ, नहीं तुम्हें नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही बैठी हूँ मैं हूँ तो। चेंज करने के लिए। वो लेटे ही अच्छा हुआ मैम। था वैसे भी। हाँ जी। हाँ हाँ जी, ठीक है। अगर लेट के पढ़ रहे हो तो बैठ जाओ, अगर बैठ के पढ़ रहे हो और तब भी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है तो खड़े हो जाओ। हाँ जी। तो लोकेशन चेंज करो अपनी, ठीक है बेटा। तो रिप्रोडक्शन की बात पे आ जाते हैं हम, या दोबारा से बताऊं? निधिका, निधिका की आवाज थी, किसकी आवाज थी वो? यस मैम। मैम एक बार गैमा कप कर दीजिए आप। गैमा कप मैं आगे बताऊंगी बेटा, जब रिप्रोडक्शन बताऊंगी तो गैमा कप को पूरी डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे कि गैमा कप्स जो हैं डॉर्सल सरफेस पे पाए जाने वाली कप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि मार्केंशिया को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए एक बहुत ही उपयुक्त स्ट्रक्चर बनाते हैं गैमा कप्स, ठीक है। ओके मैम। और उसके बाद मैंने बताया था कि एंथ्रीडियोफोर आर्किगोनियोफोर्स होती है, जो एपिकल नॉच है उसका, मार्केंशिया का, जहाँ पे डाइकोटोमी पे एक ऊपर एपिकल नॉच मिलता है, उस एपिकल नॉच में से कुछ स्पेशल ब्रांचेस निकलती हैं। जिन ब्रांचेस पे एंथ्रीडियम लगते हैं उन ब्रांचेस को एंथ्रीडियोफोर बोलते हैं, जिन ब्रांचेस पे आर्किगोनियम लगते हैं उन ब्रांचेस को आर्किगोनियोफोर लगते हैं बोलते हैं, ठीक है। एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, है ना। एंथ्रीडियम अम्ब्रेला शेप्ड होता है, बिल्कुल जैसे छाते को खोल के देखते हैं वैसे ही एंथ्रीडियम की स्ट्रक्चर पाई जाती है। और ये 8 या 9 लोब्स हो सकते हैं इसमें। जो आर्किगोनियम है आपका, वो एक फ्लावर के जैसे स्ट्रक्चर खुल जाती है सनफ्लावर की, चारों तरफ लीव्स होती हैं, बीच में स्टेराइल टिश्यू है इसके, तो उस तरीके से आर्किगोनियम की स्ट्रक्चर होती है, और ये भी एक लोब्ड स्ट्रक्चर है। और एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया जो है, दे कैन बी प्रेजेंट ऑन द सेम थैलस। अगर सेम थैलस पे प्रेजेंट है तो होमोथैलिक कहलाएगा, और अगर अलग अलग थैलस पे प्रेजेंट है तो उसे हेट्रोथैलिक बोलते हैं। क्लियर? यस मैम। अगर हम इसकी बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन बेसिकली 2 तरीके से होता है, जैसे कि रिक्शिया में देखा था, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के सारे मीन्स वही हैं जो कि उसमें पाए जाते थे रिक्शिया के अंदर, जो कि 3-4 हम मेजर मीन्स पढ़ते हैं। डेथ एंड डीके ऑफ द ओल्डर पोर्शन, यानी पुराना पोर्शन जो है थैलस का, वो डेथ और डीके हो जाएगी उसकी, और जो बाकी के चीजें हैं वो हिस्सों में बढ़ जाएंगे, भागों में बढ़ जाएंगे, और हर एक भाग जो है उससे एक नए थैलस को प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा था इसमें एडवेंटिशियस ब्रांचेस, जैसे रिक्शिया में पढ़ा था हमने कि एडवेंटिशियस ब्रांचेस होती हैं, जो कि जिस आगे चल करके एडवेंटिशियस ब्रांचेस, हर एक ब्रांच जो है एक इंडिविजुअल प्लांट को जन्म दे सकती है। तो एडवेंटिशियस ब्रांचेस भी एक तरीका होता है इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। तीसरा है ट्यूबर्स, ट्यूबर्स के द्वारा कुछ स्मॉल नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स लगी होती हैं, राउंड स्ट्रक्चर्स लगी होती हैं राइजोइड्स पे, जो कि पेरिनेशन में हेल्प करती हैं, यानी अनफेवरेबल कंडीशंस को पास करने में हेल्प करती हैं। और ये जो ट्यूबर्स होते हैं ये आगे चल करके जब फेवरेबल कंडीशंस हो जाती हैं तो दे विल फॉर्म न्यू प्लांट्स, ठीक। एडवेंटिशियस ब्रांचेस हो गए, ट्यूबर्स हो गए, और क्या तरीका? रिपीट मैम करना। परसिस्टेंस मैम ऑफ परसिस्टेंट एपिसिस।
क्या रिपीट कर दूं दीपिका? मैम ट्यूबल्स। ट्यूबर्स या ट्यूबरकल्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक मेजर मीन्स है इन केस ऑफ मार्केंशिया या रिक्शिया। और ये जो है स्मॉल नॉब लाइक स्ट्रक्चर, गोल गांठे जैसी रचनाएं हैं जो कि हाँ, कौन बोला? आदर्श? नहीं मैम, कुछ नहीं। जो कि पाई जाती हैं। और ये ट्यूबर्स जो हैं प्लांट को अनफेवरेबल कंडीशंस को पास करने में सहायता प्रदान करती हैं। यानी कि जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी उस समय में ये ट्यूबर्स जो है नए प्लांट को जन्म दे देते हैं। ठीक है, अब बात आती है जैमा की। जैमा मोस्ट कॉमन मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का इन केस ऑफ मार्केंशिया। और मार्केंशिया में पाए जाने वाला एक अनोखा तरीका भी है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। जैसा कि अभी बताया भी है मैंने। कितना टाइम हो गया? 9:15 कितने मिनट बचे हैं? 5-6 मिनट बचे हैं। चलो जैमा तो हो ही जाएगा। तो ये जो है जैमा मार्केंशिया की थैलस पे पाई जाने वाली, डॉर्सल सरफेस पे पाई जाने वाली, मिडरिब के अलोंग पाई जाने वाली कप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इस तरीके से छोटे छोटे कप लगे होते हैं। और आपको नेकेड आइज से भी जब आप इसका थैलस देखते हो, जब इस नेकेड आइज से भी ब्राउन कलर की कप लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं आपको बहुत आराम से। ठीक है, तो इन कप लाइक स्ट्रक्चर्स को हम जैमा बोलते हैं, जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। जैमा या जैमी, जैमी कहेंगे जब ये प्लूरल होगा और जैमा कहेंगे जब ये सिंगुलर होगा। ठीक, अगर हम इनके इंडिविजुअल की बात करें, इंडिविजुअल जैमा की बात करें, इस तरीके से कप लाइक स्ट्रक्चर है इसकी। और उसमें नीचे की तरफ स्टॉक्ड ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स लगी होती हैं जिनको कि हम जैमा बोलते हैं। इस तरीके से ये एक छोटा सा स्टॉक दिखाई दे रहा है इसका, और ये जो है ऊपर की तरफ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है जिसको कि जैमा बोलते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, इस तरीके से नॉच्ड स्ट्रक्चर पाई जाएगी। सिंपल स्ट्रक्चर होती है, पेरेन्काइमेटस सेल से बनी हुई एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है ये। इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है कि एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है या कुछ और चीज है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, बस मास ऑफ सेल्स है। और मास ऑफ सेल्स के साथ साथ एक छोटा सा स्टॉक है यहाँ पे, जिसकी हेल्प से ये लगा रहता है जैमा कैप के सरफेस पे, और बाकी की ये सेल्स होती हैं। ये जो नॉच है इसके अंदर, ये वाली, यहाँ पे इस नॉच की वजह से ही ये फर्दर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, या ये कहिए कि ये एपिकल नॉच ही रिस्पॉन्सिबल होती है इसकी ग्रोथ के लिए, और एक नॉच से एक प्लांट आगे की तरफ आगे चल के बन जाएगा। ठीक, तो दिस इज द वेरी कॉमन मेथड जो कि मार्केंशिया के अंदर पाया जाता है रिप्रोडक्शन के लिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए। और मार्केंशिया में